ओके कल हमने इस टॉपिक का एक पार्ट किया था, दैट वाज द डिटेल्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल्स में अगर मैं क्विक ओवरव्यू करूं, so that was related to the hormone production in different phases. We broadly divided into three phases: the pre-ovulatory, ovulatory and post-ovulatory. The pre-ovulatory main hormones were FSH and estrogen. In ovulatory, these were estrogen and LH. Of course, LH goes to the surge level. And in post-ovulatory, these were LH and progesterone. Got it? Okay. तो आज उसी को यहाँ पे लेके जाते हैं। रिप्रोडक्शन का टॉपिक जब करना है ना आप लोगों ने, तो तीन चार बातें जहन में रखनी, मतलब होता है ना जहन में इसमें से करना क्या है। एमडी कैट के लिए तीन चार बातें। एक तो ऑफ कोर्स नंबर वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल फिजियोलॉजी, द डिटेल्स अबाउट इट, हार्मोन्स। Number two important is the male and female reproductive tracts parts names in a sequence. Getting the point? Names मुझे पता है आप लोगों को आते हैं। In a sequence क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड मूव कर रहे हैं उनका सीक्वेंस क्या है, वो कहाँ बने, वो किस किस पार्ट से गुजरे और फाइनली उनकी डेस्टिनेशन क्या है। गॉट इट? इसी तरतीब में आना चाहिए। एमडी कैट का सवाल आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट, वो मैं जरा ब्रीफ सा करवाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा उसका। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। गॉट इट? तो हम इसी में करेंगे। इसमें से एक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वी आर डन विद मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल्स and now we are off to the other parts of the reproductive system. Okay, so these are the four blocks: male reproductive, female reproductive, female में menstrual cycle भी डिटेल में आएगा। एक टेबल है डिफरेंसेस का, वो आपको आज मिल भी जाएगा इंशाल्लाह शाम को। I'll send it to you. And sexually transmitted diseases. Okay, male reproductive system ही आपकी बुक की डायग्राम है। testes lies outside the abdomen. बॉडी में ही होते हैं लेकिन एब्डोमेन के बाहर होते हैं। व्हाट्स द रीजन? यू पीपल ऑलरेडी नो एग्जैक्टली। द प्रोसेस गोइंग इन दीज टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस द टेम्परेचर शुड बी लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज द कोर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स लेस देन दैट टेम्परेचर, ऑन लेस देन दिस टेम्परेचर। 37 से कम पे होनी चाहिए। इसलिए ये सक्रोटम एक पाउच होती है इसमें टेस्टिस होते हैं और ये एब्डोमेन से बाहर होता है। एब्डोमेन में जरा टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर इतना ज्यादा नहीं होता। इसके कुछ स्ट्रक्चर जो विजिबल हैं: टेस्टिस, ऑफ कोर्स दीज आर 2 इन नंबर। देन देयर इज अ ट्यूब, ऐसे बिल्कुल वर्म की तरह की ट्यूब है जो उसके ऊपर ऐसे आपको लग रहा है कि लगी हुई है। दैट इज कॉल्ड एपिडिडमस। ये मैं तरतीब से बोल रहा हूं नाम: टेस्टिस, एपिडिडमस, वेज डेफरेंस। अभी वेज डेफरेंस का रूट फॉलो करते हैं। वेज डेफरेंस यहां तक, एम्पटिंग इनटू अनदर स्ट्रक्चर यहां से आ रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यहां से आ रहा है और ये यहां पे एम्पटी हो रही है। इजंट इट? ऐसे ही है। तो इसलिए मेल्स के अंदर ये यूरिन का रूट है, ये इसका सेमिनल फ्लूइड का रूट है। तो ये दोनों रूट यहां पे इकट्ठे होते हैं। इसलिए मेल की यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। Urino for urine, genital for the fluid coming from the genital tract, and duct like it. ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वेज डेफरेंस को देखें तो यहां पे 3 ग्लैंड हाईलाइट हुए हुए हैं: सेमिनल वेसिकल, दिस वन; प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस वन, ये जो बना हुआ है; एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दीज आर दी स्मॉलर वंस। ये तीनों मिलके कर क्या रहे हैं? वेज डेफरेंस के साथ क्या कर रहे हैं? क्या इसमें सिक्रीशंस, उस सिक्रीशंस का नाम क्या है? उसको कहते हैं सेमिनल फ्लूइड और सीमन। उस सिक्रीशंस का एक नाम है जो ये तीनों पोर करते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल फ्लूइड और सीमन, ये उसके नेम्स हैं। अच्छा, उनके कुछ कंटेंट्स हैं और वो कंटेंट जरूरी हैं स्पर्म की नरिशमेंट के लिए, स्पर्म को जिंदा रखने के लिए। 2 किस्म के फ्लूइड है यहाँ पे, गौर से सुनो मेरी बात। 2 किस्म के फ्लूइड है। एक फ्लूइड वो है जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। अभी मैं आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं। एक फ्लूइड वहां पे बन रहा है और एक फ्लूइड इन तीनों ग्लैंड के साथ चल रहा है। ठीक, जो फ्लूइड यहां पे बन रहा है उस फ्लूइड का नाम है सर्टोलाई फ्लूइड, प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोलाई सेल्स। जो फ्लूइड ये बना रहे हैं ये कोई सेल्स तो है लेकिन ये ग्लैंड से आ रहा है। एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये वाला। एक्सोक्राइन ना, क्योंकि इनकी सिक्रीशन ऐसी है ना, निकल के डक्ट बनी हुई है, डक्ट के जरिए निकल के आ रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दे रहे हैं ग्रोइंग स्पर्म को नरिशमेंट, सर्टोलाई फ्लूइड,
एंड द अदर फ्लूइड कमिंग फॉर दीज 3 ग्लैंड, उस वक्त स्पर्म मैच्योर हो चुके हैं जब इसके पास पहुंचे हैं, तो वो मैच्योर स्पर्म्स को दे रहा है। किसको दे रहे हैं? मैच्योर स्पर्म्स को दे रहे हैं। ठीक है, 2 किस्म के इसके फ्लूइड हो गए, दोनों फ्लूइड आपने याद रखना है, एक टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा टेस्टिस के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। जो बाहर हो रहा है वो वैस डेफरेंस में फ्लूइड डाल रहा है, जो अंदर हो रहा है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल में फ्लूइड्स को डाल रहा है, उसी के साथ एसोसिएटेड है। ये अब सेमिनिफेरस टिब्यूल का कट सेक्शन है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के कट सेक्शन में ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये आपको कुछ गुच्छे से नजर आ रहे हैं पड़े हुए, दीज आर सेमिनिफेरस टिब्यूल, और इसका एक कट सेक्शन करके अलग से अगर देखें तो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है जो इस येलो में आपको बाउंड्री में। अब इसको मैं आपको सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, इधर देखो जरा बोर्ड पे, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, तो इसकी बिल्कुल मार्जिन के ऊपर अंदर की तरफ सेल्स होते हैं। इन सेल्स का क्या नाम है? इनका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या नाम है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का तो कॉन्सेप्ट पता है ना, जिससे बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं, तो ये यहाँ के स्टेम सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, अब होता क्या इधर देखो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो इस तरह होती है, ये क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, ये ल्यूमेन है सेंटर में। अब देखो इसका मतलब एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि जो इमैच्योर स्पर्म्स हैं वो पेरिफेरी में होते हैं और जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो सेंटर ऑफ द ल्यूमेन। एक तो ये सेल्स होते हैं, एक और किस्म के भी सेल्स होते हैं जो इनके दरमियान में इनसे थोड़े होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं, स्प्रेड। ये भी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही है। इन सेल्स का नाम क्या है? सर्टोलाई सेल्स। अभी इसका जिक्र हुआ किस कॉन्टेक्स्ट में कि ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम क्या है? सर्टोलाई फ्लूइड। तो देखो बात बन गई ना, ये यहीं से फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे और वो फ्लूइड इन्हीं स्पर्म्स को क्या करेगा? नरिश करेगा। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात देखो इधर, आई एम ड्रॉइंग अनदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसी के साथ पड़ा हुआ है एक और, उसका क्रॉस सेक्शन, उसमें भी वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उसके इन बिटवीन क्या पड़े होंगे? सर्टोलाई सेल्स। लेकिन बिटवीन दी सेमिनिफेरस टिब्यूल, एक या आउटसाइड दिस सेमिनिफेरस टिब्यूल, there are some specialized type of cells present. These cells are called as interstitial cell. क्या नाम है इनका? इंटरस्टिशियम बनाना, ये सेल्स की बाहर की जगह को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियम। तो इन सेल्स को क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? यस, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, अ हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होके कहां जाएगा? यहां से ब्लड में, ठीक है ना? हार्मोन है तो कहां जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से सर्कुलेट होके पूरी मेल बॉडी तक पहुंचेगा। ब्लड से सर्कुलेट होके पूरी की पूरी मेल बॉडी तक आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ कि कितनी टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े अभी तक हमने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? 3 किस्म के। एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल जिनसे स्पर्म्स बनने, एक सर्टोलाई सेल जो उसी के साथ लोकेशन सेम है और वो करके रहे हैं, वो ग्रोइंग स्पर्म्स को दे रहे हैं नरिशमेंट। क्लियर? और तीसरे सेल्स कौन से हैं? इंटरस्टिशियल सेल जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर हैं, वो क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का मेल फंक्शन तो पता ही है आपको, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का इस प्रोसीजर में क्या काम है? बेटे याद रखना, अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना तो ये सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट काम है इसका। मैं आपको एक और तरीके से बताऊं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, आगे अभी अगली स्लाइड दिखाता हूं, जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल जाते हैं ना आगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, उस सब प्रोसेस को कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है? टेस्टोस्टेरोन। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मतलब सिर्फ इसका यही फंक्शन नहीं है कि ये जाके जी वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से डेवलप करवाता है, जो भी है मेल्स के अंदर, सिर्फ ये फंक्शन नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस में फंक्शन। मैं आपको क्लिनिकल कोरिलेट बताऊं, एडल्ट मेल आता है, एक एडल्ट मेल मैरिड, और वो कह रहे हैं कि किड्स नहीं हो रहे, तो अक्सर होता है टेस्टिंग करवाते हैं मेल फीमेल कपल की, दोनों की। जब उनकी टेस्टिंग करवाई गई तो मेल का पता चला कि उसकी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस तो मौजूद हैं लेकिन वो स्पर्म्स नहीं बना रहे। अब एज अ डॉक्टर के ज़हन में जो पहली कॉज क्लिक करती है, पता है वो क्या है? यार इसके ब्लड का ना टेस्टोस्टेरोन लेवल कराओ। और बिलीव मी, ये देखा गया बहुत कॉमनली कि 90% ऑफ द केसेस में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो होता है। रीजन डिफरेंट है, रीजन बहुत सारी हो सकती है, क्यों है? वो सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सेल खराब है, क्या मसला है, लेकिन है नहीं। तो करते क्या है ऐसे मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगा देते,
तो इंजेक्शन लगाने से हम कर क्या रहे हैं, मकसद तो टेस्टोस्टेरोन देना ही है ना, वो कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन पे आ जाता है एंड दिस प्रोसेस सडनली स्पीड्स अप, और स्पीड अप होता है और वो काम प्यूबर्टी से ये काम शुरू होता है मेल्स में और डेथ तक चलता है, कोई एज नहीं है इसके साथ एसोसिएटेड, याद रखना, ठीक है, कोई एज एसोसिएटेड नहीं है इसके साथ। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए मियोसिस और माइटोसिस, इसमें सब कुछ चल रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले होती है, इधर देखो, माइटोसिस, फिर होती है मियोसिस 1 और फिर होती है मियोसिस 2, तीनों काम चल रहे होते हैं। अच्छा, माइटोसिस मियोसिस हमारे कोर्स में है तो नहीं, लेकिन मैं उसकी एक छोटी सी बात आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जी बच्चों, माइटोसिस और मियोसिस में फर्क, हाफ हो जाते हैं, एक स्टेप आगे लेकर, मैं तरतीब से चल रहा हूं, एग्री कर रहे हो ना, सही बता रही हूं मैं। एक कुछ वर्ड्स लिखने लगा हूं, नंबर्स, एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा, इधर इधर देखो। अब मैं आपको समझाता हूं, जस्ट मुझे 2 मिनट चाहिए, आपकी अटेंशन ले लोगे, माइटोसिस मियोसिस की इससे बात हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा इंशाल्लाह। In a non-dividing human cell, this is the genetic makeup. UD stands for unduplicated, D stands for duplicated. Duplicated मतलब double copies. Photostat, वो वाला कॉन्सेप्ट है। Unduplicated, dupli. 92 नहीं हो गए, 46 ही हैं, कॉपीज डबल हो गई हैं बस, ठीक। एक मिनट, ये काम कब होता है, ये पहला काम कब होता है, ये वाला काम, ये काम होता है जब सेल जाता है सेल साइकिल में। किस में जाता है, सेल साइकिल के फेज तो आते होंगे, G1 S G2 M, M से पहले तक जो 3 है, G1 S और G2, वो तीनों मिलके एक ही काम कर रहे होते हैं, 46 अनडुप्लीकेटेड को क्या कर रहे होते हैं, 46 डुप्लीकेटेड। अब अगर होनी है इसमें माइटोसिस, ये नीचे मियोसिस बनाइए, अगर माइटोसिस होनी है तो 2 बनेंगे, तो 46 अनडुप्लीकेटेड, 46 अनडुप्लीकेटेड। माइटोसिस की डेफिनेशन क्या बताई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, क्लियर। हाँ, डुप्लीकेशन होने से वापस इसी तरह के बन गए ना, यार मेरा स्किन सेल डैमेज हुआ है तो उसकी जगह नए आएंगे कि नहीं, माइटोसिस चाहिए कि नहीं, तो वैसे ही आने चाहिए कि नहीं, वैसे से मुराद है जेनेटिक मेकअप सेम। तो पहला ऐसे था, ये डैमेज हो गया, सेल साइकिल में चला गया, सेल साइकिल में जाने के बाद माइटोसिस हुई तो दोबारा वैसे ही बन गए जैसे पहले थे, क्लियर हो गया। अच्छा, व्हाट इफ अगर ये माइटोसिस में जाने की बजाय किस में जाता है, मियोसिस में, ये मियोसिस 1 है, क्लियर होगी बात, ये मियोसिस 1 है। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ बट डुप्लीकेटेड स्टिल रिमेन सेम, डुप्लीकेटेड कॉपीज दोनों के पास डबल ही गई हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया है, हाफ हो गया। बात समझ आ रही है आपको। अगला देखो, मियोसिस 2 में क्या हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम बट अगेन डुप्लीकेशन बिकम अनडुप्लीकेटेड। तो अब देखो, माइटोसिस और मियोसिस 2 सिमिलैरिटी क्या है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले थे उतने ही हैं, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले थे उतने ही हैं। और दूसरी सिमिलैरिटी, डुप्लीकेटेड को क्या कर दिया, डुप्लीकेटेड को क्या कर दिया। तो फिर माइटोसिस और मियोसिस 2 में फर्क क्या है, फर्क यह है जो उनको रॉ मटेरियल मिला वो डिफरेंट है, इसको 46 मिले थे, इसको कितने मिले हैं, 23, यही डिफरेंट है। मियोसिस 1 की तो कहानी ही अलग है। मियोसिस 1 में क्या हुआ है, उल्टा, सब कुछ उल्टा, उसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ कर दिए जो इन्होंने नहीं किए, और उसने डुप्लीकेशन को भी सेम रखा जो इन्होंने नहीं रखा। बात समझ आ रही है आपको, डुप्लीकेशन अनडुप्लीकेशन और सारा कॉन्सेप्ट। अब यही कॉन्सेप्ट फिट इन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन सब के नीचे 46 लिखा हुआ है, मतलब अभी तक मियोसिस नहीं शुरू हुई, अभी तक मियोसिस नहीं शुरू हुई। तो मियोसिस शुरू कहां पे हो रही है, 46 से 20, ये मियोसिस 1। Meiosis 1 begins from primary spermatocyte which converted into 2
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 2 में 23 ही रह गए, लेकिन देखो डी का वर्ड खत्म हो गया। डी का वर्ड खत्म होने का मतलब क्या है? अनडुप्लीकेटेड हो गए। तो 23। अच्छा इधर देखो, अब लास्ट में सम अप करता हूं। वन स्पर्म, another sperm, another sperm, another sperm, क्लियर? इस तरह ओवियम का क्या होगा जेनेटिक मेकअप? सेम। ओवियम का भी जेनेटिक मेकअप क्या होगा? 23 अनडुप्लीकेटेड। और जब नया ऑर्गेनिज्म बनना है तो 23 और 23 अनडुप्लीकेटेड मिलके क्या बना देंगे? 46 अनडुप्लीकेटेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में। तो बात समझ आ गई? ये क्यों? अब क्वेश्चन ये है ना, स्पर्म और ओवियम में क्यों हाफ हो जाते हैं? ताकि मिलके पहले जितने ही हो जाए, ताकि मिलके क्या हो जाए? पहले जितने ही हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है सारा। जहां से पिक्चर शुरू हुई थी वहीं पे पिक्चर खत्म हुई याद, लेकिन दरमियान में जो चेंजेस हुई हैं वो हमारे एम्प्टी कैट का स्कोप है जो हमने पकड़ के रखना है। दिस प्रोसेस, लास्ट वन, ये लास्ट वाला, सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ये सिर्फ छोटा सा स्टेप, इसका क्या नाम है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है? और ये पूरा स्टेप जर्मिनल एपिथेलियम सेल से लेके स्पर्म तक बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? यस। या मैं ये कह सकता हूं स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? यस, आई कैन से दैट। बात समझ आ गई आपको? ओके। अब ये इसका ये हार्मोन तो जरूरी है, यहां पे हार्मोन के बगैर बात नहीं बनने वाली। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? कहां से बात शुरू हो रही है? जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात शुरू हुई थी। मेल में ये कब प्रोड्यूस होना शुरू होता है? टाइमिंग क्या है? कब? प्यूबर्टी। क्या कहेंगे आप? प्यूबर्टी। एक्चुअली पता प्यूबर्टी का साइन ही क्या है? मतलब अगर कोई मेल है और आपने वो उसकी 11, 12, 13 साल उम्र है और डॉक्टर को श्योर नहीं है कि वो प्यूबर्टी उसको अचीव हुई है कि नहीं हुई है, तो प्यूबर्टी कैसे श्योर होगी? उसके ब्लड में इसका लेवल करवा लो। अगर GnRH का लेवल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है ही हैज अचीव्ड द प्यूबर्टी, उसको आ चुकी है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये इसके साथ एसोसिएट। तो क्या है? GnRH आया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, दोनों प्रोड्यूस करवा दिए, क्लियर हो गया? दोनों प्रोड्यूस करवा के LH का दूसरा नाम मेल में क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। उसने टेस्टोस्टेरोन, FSH सर्टोलाइ सेल, उसने क्या प्रोड्यूस करवा दिया? सर्टोलाइ। सर्टोलाइ फ्लूइड के बारे में आपको बता चुका हूं कि ग्रोइंग स्पर्म्स को नरिश कर रहा होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्रोसेस चला रहा होता है सारे का सारा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये किस चीज की तरतीब बनी हुई है? ऑफ कोर्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये अगर ये किस चीज का सीक्वेंस, क्या चीज है जो यहां से शुरू होकर एंड तक निकली? क्या है? In a pregnant female it must be fetus, in a non-pregnant female it is ovum। ये उसका रूट है। ठीक हो गया? सबसे पहले ऊपर क्या गुनेट्स कौन से? ओवरीज। ओवरीज के बाद ओवियम निकल के किसमें आ रहा है? तीन नाम है एक ही चीज के, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट। यूएचएस में डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। बेटे मैं आपको एक क्लू दूं, इसका एमडी कैट में बहुत हेल्प करेगा। जहां पे एक चीज के एक से ज्यादा नाम है ना, वो नाम बोला भी करो और लिखा भी करो। ये ह्यूमन ब्रेन ना आपको डॉज करता है। इम्यूनोजन क्या होता है? ये अब जितना टाइम आपको इम्यूनोजन का मतलब जानने में लग रहा है ना, इतना ही टाइम एंटी टेस्ट में क्वेश्चन पिक करने में लगेगा। एंटीजन का दूसरा नाम। मैं एंटीजन का सवाल करूंगा फौरन माइंड क्लिक कर जाएगा, लेकिन इम्यूनोजन का करूंगा एकदम बैक स्टेप आ जाता है, ये इम्यूनोजन क्या था। तो ये जहन में कैसे लेकर आना एमडी कैट के लिए? जब भी एंटीजन पढ़ना है साथ इम्यूनोजन पढ़ना है, बोलना है। जब भी किसी को सुनाना है एंटीजन इम्यूनोजन का ऐसे ही सुनाना है। एंटीजन और इम्यूनोजन इज डिफाइंड एज एंटीजन और इम्यूनोजन। ब्रेन को बार बार बताओगे तो ब्रेन ओरिएंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटे? आप में से जो इस एकेडमी में पहली दफा आया, जो पहले दिन आया था, पता पूछ पूछ के पहुंचे होंगे कैसे जाना है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आया था पूछ के आया था यार कहां जाना है, किधर मुड़ना है। लेकिन बार बार आने से क्या हो गया? याद हो गया। अब पूछना नहीं पड़ रहा, तो बार बार बोलने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब फैलोपियन ट्यूब या उस ट्यूब का नाम बार बार बोलेंगे तो फैलोपियन ट्यूब भी बोलें, ओविडक्ट भी बोलें, यूट्राइन ट्यूब भी बोलें। अब मुझे बताओ कि ओवरी में ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है जो किसी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पार्ट में नहीं है? एग्जैक्टली ओवरी वो जगह है जहां पे ओव्यूम मैच्योर होता है। फैलोपियन ट्यूब की ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है जो ओवरी या किसी और पार्ट में नहीं है? यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है? यूट्रस। यूट्रस की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है?
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यहां पे इंप्लांटेशन होती है जो कहीं और नहीं होती। अगला पार्ट लिखा है सर्वेक्स। सर्वेक्स बेसिकली अलग से कुछ नहीं है, सर्वेक्स ना यूट्रस का पार्ट होता है। इधर देखो गौर से, ये अगर यूट्रस है ना ऐसे करके पड़ी हुई, द लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट इज कॉल्ड सर्वेक्स। वही है, यूट्रस ही है, लेकिन कौन सा पार्ट? द लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट इज कॉल्ड सर्वेक्स। सर्वेक्स की इंपॉर्टेंस पता क्या है? सर्वेक्स की इंपॉर्टेंस है जब 9 मंथ्स हो जाते हैं ना, डिलीवरी का टाइम करीब आता है, तो गायनाकोलॉजिस्ट सर्वेक्स को फील करके ये बताती है कि बेबी के पैदा होने में कितनी देर है। क्योंकि सर्वेक्स ऐसे टाइट होती है, बेबी का हेड जब पुश करता है ना तो सर्वेक्स ऐसे ऐसे डायलेट होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है ये एमबीबीएस की फाइनल ईयर गायनाकोलॉजी की बुक में मेंशन है कि सर्वेक्स कितनी डायलेट हो तो वो कौन सी स्टेज है, उसके सेंटीमीटर लिखे हुए कि नॉर्मली वो 1 to 2 सेंटीमीटर होती है इन मतलब अगर जब प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन जब बेबी का हेड पुश करता है तो पहले वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 अप टू 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। और उससे पता लगता रहता है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं कि बेबी के पैदा होने में कितनी देर है। नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूं, सी सेक्शन असाइड, वो दूसरी बात। सर्विक्स की इंपॉर्टेंस बताई। उसके बाद वजाइना है और लास्ट में जो है वल्वा। वल्वा की एक इंपॉर्टेंस ये है, वल्वा इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वल्वा क्या है? एमडी कैट के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं, इज द ओनली विजिबल पार्ट। मेल में 2 विजिबल पार्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, एक स्क्रोटम पाउच और दूसरा पीनस स्ट्रक्चर। ये 2 विजिबल पार्ट्स हैं। फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है? वल्वा, द ओनली विजिबल पार्ट। एमडी कैट में बेटे डिफरेंट बातें आती हैं इसलिए वो आपको बता रहा हूं, इसके साथ एसोसिएटेड है। ये एक और एमडी कैट के सवाल बताने के लिए इस डायग्राम से मैं आपको एमडी कैट के क्वेश्चन करवाऊंगा। इधर देखो, ये एक फीमेल है जो इस तरह खड़ी हुई है इस पोजीशन में, मतलब दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड। ओके, अब फ्रंट साइड में, बल्कि मैं ऐसे खड़े होकर बताता हूं फिर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक। वो ऊपर जो पर्पल में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब आ रही है, ये यूट्रस, ये सर्वेक्स लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, ये वजाइना का स्ट्रक्चर है और एंड पे ये वल्वा का स्ट्रक्चर है जो बाहर विजिबल होता है सिर्फ। इंपॉर्टेंट क्या है, मेल से फर्क क्या है? मेल में यूरिन के लिए और सेमिनल फ्लूइड के लिए एक ही था, यहां पे यूरिन के लिए सेपरेट, यूरेथ्रा इज सेपरेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का ट्रैक सेपरेट, ये सेपरेट रखा गया। सिर्फ ये डायग्राम ये समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। और ये देखो इसमें यूट्रस कैसे ब्लैडर के ऊपर है ऐसे, बल्कि ऐसे करके ऐसे है ना, तो इसीलिए जब यूट्रस, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस ब्लैडर को प्रेस करती है, और फीमेल में जब प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है 9 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के पास, तो उनको यूरिनेशन की अर्ज होती जाती है। वो नेचुरल है ना, इस पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसके साथ चलता रहता है। और ऊपर इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, वो इंटेस्टाइन को भी पुश करता है ऊपर से, इसलिए कॉन्स्टिपेशन, डायरियाज होते रहते हैं प्रेग्नेंट। माँ की जो है ना, माँ की इंपॉर्टेंस, वो बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से माँ की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे दीन में। ये सारी तकालीफ वो बर्दाश्त करती है, इसका कुछ कर नहीं सकती। अब यूरिनेशन वो प्रेस कर रहा है, व्हाट कैन शी डू? शी कैन डू नथिंग, वो करना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा, और सिर्फ 1 दिन 2 दिन नहीं, 9 महीने तक। ये वो ओवुलेशन का स्ट्रक्चर है। ये एरो ऐसे मैं अब यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता, ये देखें, ये ऐसे चल रहा है प्रोसेस, ठीक हो गया। ये क्या है? इमैच्योर ओव्यूम, ये फॉलिकल मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल, ओवुलेशन, तो ये प्री ओवुलेटरी फेज, ये कौन सा बन जाएगा? पोस्ट ओवुलेटरी। और ये क्या बना हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये आपकी ओजेनेसिस का प्रोसेस, बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह। कहां से शुरू हो रहा है? जल्दी से पढ़ के बोलो। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उसके बाद ओगोनिया, मेल में था स्पर्मेटोगोनिया, आगे क्या आ रहा है? प्राइमरी ओवोसाइट, मेल में क्या था? प्राइमरी। इसको कंपैरिजन में याद रखो, आगे चेंज आ रही है। एक प्राइमरी ओवोसाइट से क्या बन रहा है? सेकेंडरी ओवोसाइट, लेकिन इधर क्या बन रही है? पोलर बॉडी। मेल में तो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, इसका मतलब है यहां पे चेंज आ गई। आगे प्राइमरी सेकेंडरी ओवोसाइट से क्या बन रहा है? ओव्यूम एंड पोलर बॉडी, ये भी मेल में फर्क आ गया। मेल में तो सेकेंडरी ओवोसाइट से दोनों स्पर्म बन रहे होते थे। अब मुझे बताओ एंड पे पोलर बॉडी कितनी बनी? 3। इस पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी और इस सेकेंडरी ओवोसाइट से 1 पोलर बॉडी, तो एंड पे 3 पोलर बॉडीज बनी है और एक क्या बना है? ओव्यूम बना है। ये डिफरेंट इसलिए है, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मेल के अंदर जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं, मेल के अंदर जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली पैदा हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उनकी कोई कवरिंग नहीं है, ओपन है। लेकिन फीमेल के अंदर जब अल्लाह ताला ओव्यूम बना रहे हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा कवरिंग में डाला हुआ, उस कवरिंग का नाम फॉलिकल है। ये वो लाइन है जिसके आगे शुरू हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर इस पे प्राइम, ये एफएसएच आ गया ना। एफएसएच क्या कर रहा है? ग्रोइंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन। यहाँ पे ओवुलेशन डे 14, और उसके बाद ये क्या स्ट्रक्चर है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यस और नो? एग्जैक्टली, यस इट इज। बेटे याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए ना कोई स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है,
एक सेल भी एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है। रूल क्या है कि जो वो चीज प्रोड्यूस करे वो ब्लड में जानी चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड का रूल क्या है? देखो नॉर्मली हम एंडोक्राइन पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड, बड़े स्ट्रक्चर ऑर्गन है, लेकिन जरूरी नहीं, एक सेल भी हो सकता है। फॉलिकल इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यस और नो? ग्राफियन फॉलिकल, व्हाई? गुड, इट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। तो डेफिनेटली जैसे फॉलिकल एक ही है ना, लेकिन देखो वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये इसका जो हमने कल सारी डिटेल हमने की, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिटेल में क्या शुरू किया था? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा ये ऐसे है नहीं, ऐसे बना हुआ है टेबल, लेकिन तरतीब आपको पहले से पता है, मुझे करेक्ट करोगे आप लोग। पहले ये काम होता है प्री ओवुलेटरी, ऐसे ही है ना? एफएसएच फॉलिकल पे आया, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस, और ईस्ट्रोजन प्री ओवुलेटरी। ओवुलेशन में ईस्ट्रोजन ने किसको पॉजिटिव फीडबैक देना है? एलएच को। एलएच वो प्रोड्यूस करा रहा था, लेकिन आपको पता है इसके रिसेप्टर नहीं थे पहले प्री ओवुलेटरी। अब ईस्ट्रोजन ने इसको पॉजिटिव फीडबैक दी, ओवुलेशन हुई, और लास्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसने कॉर्पस ल्यूटियम इंपैक्ट किया और क्या प्रोड्यूस किया? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन secretion, production of secretion from the endometrium and maintains the endometrium. So when progesterone level goes down, endometrium is disrupted and bleed occurs. ये देखो ये आपकी बुक की डायग्राम है, दो चीजें साइमल्टेनियसली दिखाई हुई हैं। ऊपर ओवुलेशन चल रही है, यहां से ये ओवुलेशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम आगे बन गई। ये क्या है? ये यूट्रस की थिकनिंग है। यहां पे यूट्रस थिक थी, ये मेंस्ट्रुएशन हुई, यूट्रस डीजनरेट होगी, नीचे चलेगी नीचे। अब ये देखो ये ओवुलेशन के डेज चल रहे हैं नीचे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज, ये डेज चल रहे हैं। डे 14 पे ओवुलेशन है, तो इसकी देखो थिकनेस बढ़ती जा रही है। किसके अंडर है? ईस्ट्रोजन के अंडर। डे 14 पे एलएच सर्ज, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आ गया। अब ये देखो ग्लैंड बन गए जिसने सिक्रीशन करनी है। पहले ग्लैंड इतने मैच्योर नहीं थे, ये जो ग्लैंड नीचे डिप्स बनी हुई है ना, ये ग्लैंड है। अब इनसे सिक्रीशन निकल के आएगी, लेकिन आगे फिर नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये देखो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल गो डाउन एंड अगेन ब्लीडिंग अकर। दिस साइकिल गोज ऑन एंड डे 7 पे प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, लेकिन जो मैच्योर, क्योंकि अगली स्लाइड उसी की आ रही है तो अभी बता रहा हूं। डे 7 पे प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, लेकिन डे 30 पे मैच्योर होके बनता है। किस पे? 1 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन के। कैसे पता लगेगा प्लेसेंटा मैच्योर हो गया कि नहीं? प्लेसेंटा अपने हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? अपने हार्मोन। उसमें सबसे मेजर कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस ल्यूटियम भी 1 महीने बाद छुट्टी, तो मेन काम किसने संभाल लिया? प्लेसेंटा ने। डे 7 पे बनना शुरू हो जाएगा, डे 30 पे सही काम करना शुरू करेगा। ये हार्मोन इन प्रेगनेंसी। ये एलटीएच किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है। बेटे फिर दूसरा नाम आ गया ना। अब एमडी कैट में ल्यूटोट्रॉफिक लिखा होगा ना, एकदम के लिए ब्रेन क्लिक ही नहीं करेगा कि क्या आंसर बनता है, लेकिन प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है। प्रोलैक्टिन प्लस एचपीएल इज ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। प्लेसेंटा से एक हार्मोन आ रहा है, दोनों मिलकर प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कर। भाई प्रेग्नेंट लेडी में ओवर द 9th मंथ मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। उसकी रीजन ये है कि 9 मंथ के बाद जब बेबी ने आना है तो ऑफ कोर्स उसको मिल्क चाहिए, तो अल्लाह ताला पहले से एक प्रोसेस बनाना शुरू कर देते हैं। इन 2 हार्मोन के अंडर हो रहा है। और नीचे वाला तो खैर आपको याद है अच्छे तरीके से। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन प्लस एलएच, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, फर्स्ट मंथ। उसके बाद तीसरी लाइन पढ़ो, प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन। अगला पूरे 8 महीने कौन लेके चलेगा? प्लेसेंटा खुद लेके चलेगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा होता है ना, और उसके बाद जो प्लेसेंटा से आता है, प्लेसेंटा से अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन इतना ज्यादा नहीं होता जितना अच्छा किसका होता है? प्लेसेंटा का। ये नीचे है बर्थ का प्रोसेस, कहां से शुरू हो रहा है? नंबर 1 ट्रिगर क्या है? पढ़ो क्या है? कितना टाइम होता है प्रेगनेंसी का? 9 मंथ 10 डेज, 280 डेज। 280 डेज के बाद फीटस पे स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है? क्या फीटस का एंटी टेस्ट आ गया? क्या फीटस को क्या परेशानी, कारोबार की परेशानी चली गई उसको? क्या टेंशन पड़ गई उसको अंदर? मोबाइल नहीं मिल रहा अम्मा से, बताओ क्या यूटाइन बॉल वाला? यस, इट इज नॉट बेसिकली मेंटल स्ट्रेस, इट इज फिजिकल स्ट्रेस। अच्छा मैं पता 280 दिन किस चीज के हैं? 280 दिन यूट्रस की मैक्सिमम एक्सपेंशन के हैं। यूट्रस 280 दिन से ज्यादा एक्सपैंड नहीं, उसकी लिमिट रीच हो जाती है। यूट्रस एक ऑर्गन ही है ना यार,
एक लिमिट तक। मैंने बोला कि स्मूथ मसल बहुत है, जाएगा, लेकिन कितना जाएगा? इट्स नॉट लाइक बलून के इंडेफिनेटली वो फैल सकता है। एक मसल का ऑर्गन है जो एक लिमिट तक स्ट्रेच करेगा, 280 डेज वो लिमिट है जो अचीव हो जाती है। लेकिन फीटस का साइज तो बढ़ेगा ना, फीटस तो ये नहीं देख रहा कि उसकी लिमिट कितनी, वो तो ग्रो करता जा रहा है। तो उसकी वजह से फीटस पे फिजिकल स्ट्रेस आता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जब वो फीटस पैदा होने वाला है ना, तो उसके अपने सारे ग्लैंड वर्किंग है उस वक्त, सारे ग्लैंड, उसका पिट्यूटरी, उसका थायराइड, उसका पैराथायराइड, उसका एड्रीनल, सब ग्लैंड वर्किंग है। इसलिए देखो जैसे ही स्ट्रेस आया तो उसका हाइपोथैलेमस फीटस का फुल एक्टिवेटेड है। क्या प्रोड्यूस किया? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो आपको पता ही है वो कहां जाएगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। वहां से क्या सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या प्रोड्यूस करवाएगा? एसीटीएच। एसीटीएच आगे जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ मदर में। एक एमसीक्यू है यहाँ पे आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता कोई आंसर करेगा नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई आंसर करेगा तो आई विल बी रियली हैप्पी। सीआरएफ भी आया, गौर से सवाल सुनना। सीआरएफ आया फीटल ब्लड में, ब्लड में तो आया ना, ये भी ब्लड में आया और ये भी ब्लड में आया, लेकिन सिर्फ यही क्यों मदर की सर्कुलेशन में आया, ये दोनों क्यों नहीं आए? हाँ प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा को इन दोनों ने क्यों क्रॉस नहीं किया, इसने क्यों क्रॉस किया? बैरियर है ना, प्लेसेंटा एक बैरियर है ना, इस बैरियर को सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने क्यों क्रॉस किया? उन दोनों को भी आ जाना चाहिए था, ब्लड में ही है ना। मैंने आपको पहले बताया बेटे, हार्मोन को नहीं पता होता मैंने कहां जाना है, हार्मोन ब्लड के साथ साथ जा रहा है, वो तो जहां रिसेप्टर मिलता है वो बाइंड कर जाता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि स्टीरॉइड जब बच्चे के फीटल उसके एड्रीनल ग्लैंड से निकल, एड्रीनल कॉर्टेक्स से, तो ये इन्होंने क्यों क्रॉस किया? यहां पे आपका आता है सेल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, चैप्टर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर बुक। प्लेसेंटल बैरियर इज फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन and cell membrane allows only lipid soluble substances to cross। इसकी क्या नेचर है? बोलो बेटे, जिसका नहीं पता उसका क्या बोलना है? पॉलीपेप्टाइड। इसकी क्या नेचर है? पॉलीपेप्टाइड। इसकी क्या नेचर है? स्टेरॉइड। इट्स अ लिपिड, so that's why only lipid soluble will cross that barrier। बाकी दोनों नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले, उनकी नेचर में नहीं। अच्छा आ गया मदर के अंदर, इधर देखो, जब मदर के अंदर स्टीरॉइड आते हैं तो मदर के ब्लड में तो ऑलरेडी एक स्टीरॉइड बहुत ज्यादा है, उसका क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। तो जब वो स्टीरॉइड आता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पैरेलल है ना, एक स्टीरॉइड आना शुरू हो गया, दूसरा नीचे जाना, और इसके नीचे जाने से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज एंटी प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन जैसी एंटी प्रेगनेंसी वाला कम हुआ, एंटी प्रेगनेंसी वाला ऊपर आ गया। ऑक्सीटोसिन आया, ये अब ये मदर के, अब ये मदर का पिट्यूटरी इन्वॉल्व हो गया, मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। आपको पता है ऑक्सीटोसिन के टारगेट ऑर्गन की तरह दो जगह, मेमोरी ग्लैंड, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। उससे पहले कहां जा रहा है? यूट्रस। यूट्रस में करवा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, लेबर पेन और एक्सपल्शन। लेकिन इसमें एक और क्लिनिकल क्लू भी है, अगर फीटस के कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर में आ जाएं तो मदर में लेबर पेन इंड्यूस हो सकती है। क्लियर? मदर के अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं आ सकते एड्रीनल कॉर्टेक्स से? आ सकते हैं ना। सोचो अगर मदर खुद किसी वजह से स्ट्रेस के अंदर है, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, अबॉर्शंस हो सकती हैं। आपको पता है अबॉर्शन की बड़ी कॉमन कॉजेज हैं ये स्ट्रेस। अगर एक मदर, प्रेग्नेंट मदर एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रही है ना, तो मल्टीपल अबॉर्शंस हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर है अभी तो पहला मंथ है प्रेगनेंसी का, और उसके अपने ये जो स्टीरॉइड इधर लिखे हुए हैं ये इधर आने शुरू हो जाए, और जब भी बेटे स्टीरॉइड आते हैं ना एड्रीनल कॉर्टेक्स से, वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कभी हाई नहीं होने देते, तो उसमें उसी वक्त ही क्या हो जाती है? अबॉर्शन। तो दिस स्ट्रेस इज सो मच टॉक्सिक फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। और ये जस्ट आपका ब्रीफ सा बर्थ प्रोसेस में फाइनली क्या होता है? बर्थ हो गई, उसके बाद बेबी की डिलीवरी, अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, हम सबको पता है वो कट करनी पड़ती है। अम्बलाइकल कॉर्ड एक कनेक्शन होता है जो इधर से फीटस के अम्बलाइकस में लगा होता है और उधर से प्लेसेंटा के साथ। किसके साथ? जब फीटस बाहर आता है ना तो जाहिर है अम्बलाइकल कॉर्ड उसके साथ लगी आएगी, प्लेसेंटा नहीं बाहर आता साथ ही, वो भी अटैच है ऊपर। तो इसलिए जैसे ही होता है अम्बलाइकल कॉर्ड काटनी पड़ती है। आपको पता है अम्बलाइकल कॉर्ड ना काटें उसका नुकसान ये भी हो सकता है कि बेबी में स्ट्रेच दैट प्लेसेंटा आउट, और उसकी वजह से बहुत रैपिड ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल को, तो इसलिए उसको कट करना पड़ता है। हाँ, 10 से 45 मिनट के बाद क्या होता है? प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली डिटैचेस। क्यों 10 से 45 मिनट के बाद क्यों डिटैच हो गई? अटैच क्यों थी? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो बेबी डिलीवर हुआ ही प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाने की वजह से है, तो ऑटोमेटिकली प्लेसेंटा भी थोड़ी देर बाद डिटैच हो जाएगी। और फाइनली ब्लड आता रहता है, वो 40 डेज इस्लाम में एक लिमिट है दी हुई है उसके डिलीवरी के बाद, और ये एवरेज अमाउंट है। ये एमसीक्यू के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कितना अमाउंट लॉस होता है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। डिफरेंस मेल फीमेल के तो खैर आप खुद कर सकते हो,
यहां पे सिर्फ एक चीज है जो आपको बताने वाली एमडी कैट के लिए, ऊपर पढ़ते जाओ। गोनेड्स का क्या डिफरेंस है? टेस्टिस, ओवरीज, उसके बाद अगला एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, गैमीट प्रोडक्शन, इंट्रा एब्डोमिनल। ये इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट जो ब्लू में मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। मेल में गैमीट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नॉन साइक्लिक, साइकिल नहीं कोई बन रहा, पैदा हो रहे बाहर जा रहे, पैदा हो रहे बाहर जा रहे, साइकिल नहीं कोई बन रहा। फीमेल में क्या है? साइक्लिक लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब एक पॉज आ जाएगा, मीनोपॉज जिसको बोलते हैं, कि उसके बाद साइकिल स्टॉप हो जाएगा, लाइफ टाइम नहीं चलने वाला। मेल में लाइफ टाइम है। ये देखो ये लिखा हुआ है, फर्टाइल लाइफ मेल में क्या है? प्यूबर्टी टिल डेथ, लेकिन फीमेल में देयर इज अ गायनेकोलॉजी फाइनल ईयर की बुक लिखती है इट इज 15 to 45 इयर्स। 15 पे मिनार्की, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिसको आप प्यूबर्टी बोलते हैं, और उसके बाद 45 पे मीनोपॉज, उसके बाद नहीं होता। लेकिन खैर ये एवरेज एज है, ये वेरी करती है, 50 तक भी चली जाती है, 55 तक भी रिपोर्ट हुआ है, 70 तक भी रिपोर्ट हुआ है फीमेल में, लेकिन बहुत रेयर है। रेट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन काउंटलेस, फीमेल में तो 1 एग पर मंथ। फिर गैमीट फ्रॉम वन पेरेंट सेल, इसमें 4 बनते हैं, एक 4 स्पर्म बन रहे हैं, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से उसमें कितने बन रहे हैं? 1 ओव्यूम। गैमीट टाइप आपको पता है कि जेंडर डिटर्मिनेशन फीटस की मेल की वजह से होती है, XY, उसमें सिर्फ एक ही होते हैं ओव्यूम जिसमें X होता है। अच्छा ये भी मजे की बात, देखो देखो कितने बन रहे हैं, मतलब मिलियंस में, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, आधे X क्रोमोसोम कंटेनिंग है, आधे Y क्रोमोसोम कंटेनिंग, इक्वल डिवीजन है, एक भी ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब ऐसे हो जाए ना 1.1 मिलियन और 0.9 मिलियन, नहीं ऐसे नहीं, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस ये मोर कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्वमेंट। और लास्ट में एक टेबल है, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह शाम को पहुंच जाएगा आप तक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में 2 चीजें करनी है आपने, क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बेटे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें मैंने ना कलर में की हुई है, कलर में आई नजर आ रही है येलो में आपको, तीनों में आई लिखा हुआ है, गनोरिया में भी आई लिखा हुआ है, सिफिलिस में भी आई लिखा हुआ है, herpes सिम्प्लेक्स में भी। तो इसका मतलब आई से तो नहीं पता लगेगा कौन सी डिजीज है, लेकिन कुछ मैंने डार्क ब्लैक में बोल्ड किए हुए हैं। अब मुझे बताओ एक मिनट, गनोरिया की इंपॉर्टेंट फीचर क्या लिखी हुई है? म्यूकस मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड, सिफिलिस की पेनलेस अल्सर, herpes सिम्प्लेक्स की वाटरी लेयंस। बस ये ढूंढना बेटे, बहुत आसान एमसीक्यू होगा अगर वो आपको ये दे दें कि गनोरिया इज कॉज्ड बाय। इसको मुश्किल बनाओ, इसका मुश्किल ऐसे बनेगा, अ पेशेंट सडनली डायग्नोज्ड ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैज हर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? इसका मतलब है आपको पहले डिजीज भी खुद बूझनी, फिर उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी। तो अगर आप डिजीज के रूट में ही गलत चले गए तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी गलत हो जाएगा। तो वर्ड ढूंढो, म्यूकस मेम्ब्रेन का वर्ड है, क्लियर कर लो, ओके ओके ओके। नाउ द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट गनोरिया। If the word painless ulcer is written, okay, the examiner is talking about syphilis. And if of course watery lesion is written, तो herpes simplex too. और फाइनली HIV तो बहुत वेरी डिजीज है बेटे। मैं आपको एक बात बता दूं एमडी कैट के लिए, बस मैं खत्म करता हूं लास्ट बात करके लेक्चर। एमडी कैट में एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, अगर आपने अपने गौर से मेरी बात सुननी है, ये आपको तीनों में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश सब में अप्लाई होता है, स्पेशली साइंसेज में। अगर आपने अपने ब्रेन को चैप्टर्स में कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है ना, कि अभी भी आपके नजदीक एफएससी का मतलब है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बुक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर, अब पता क्या होगा जब एमसीक्यू करोगे ना, मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूं, आपने मुझे उसका आंसर बताना है। बट एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो, थैंक यू, एक मिनट में दूसरे, मैं आपको एक एमसीक्यू पूछूंगा, आपने आंसर बताना है। ड्यूरिंग नर्व इंपल्स कंडक्शन depolarization occurs because of opening of sodium channels. ठीक, sodium moves through these channels because of alpha option simple diffusion, beta option facilitated diffusion, Charlie option primary active, delta option secondary active। ये क्या हुआ एमसीक्यू में? जब आप पहली स्टेटमेंट पढ़े थे आपको लगा नर्वस सिस्टम से आ रहा है, लेकिन जब आपने उसका लास्ट हाफ पढ़ा तो वो तो चला गया सेल बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर। अब अगर आपने अपने आप को ऐसे रखा हुआ है ना कि ये नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू है, तो बेटे वहां पे एकदम के लिए ना रुक जाओगे आंसर करते हुए। आप में से जिसका माइंड ने एकदम बैक स्टेप लिया ना अभी ये सुन के, वो सब वही हैं जो ये सोच रहे थे कि नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऐसे मत अपने ज़हन में चीजों को रखो, चीजों को कंपार्टमेंटलाइज मत करो इस तरह से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब एमसीक्यू आंसर कर दोगे आप। इसका मैं नहीं कह रहा इसका आंसर नहीं करोगे, लेकिन कंफ्यूज होने के बाद तो कंफ्यूजन क्रिएट ही क्यों करनी? तो चीजों को इस तरह करना है। इधर देखो 2 चैप्टर एसोसिएट हो रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, क्या? बैक्टीरिया, वायरस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
आपको एक सवाल देगा, पूरा सवाल बना देगा, फीमेल हैज प्रेजेंटेड इन द मेडिकल आउटडोर विद वजाइनल डिस्चार्ज, हर म्यूकस मेम्ब्रेन इज इफेक्टेड, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज नेज़ीरिया गोनोरिया। लिख दिया उसने स्टेटमेंट के अंदर, आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, नो ग्राम स्टेनिंग। ये क्या हो गया? मतलब सवाल दिया एसटीडी का और नीचे किस में चला गया? बैक्टीरिया के चैप्टर में। अगेन अब एकदम हो यार ये क्या पूछ लिया, ये तो सवाल कुछ चल रहा था कि वो क्या करते हैं कि वो 2 चैप्टर्स को 3 चैप्टर्स को मिला देंगे एमसीक्यू के लिए। वो आप एकदम से ना अपने माइंड में चैप्टर में बैठे होते हो, तो चैप्टर में काम खराब कर देते हो। अगर नॉलेज को ऊपर रखोगे तो कोई काम खराब नहीं होगा, इजी हो जाएगा। गॉट दिस थिंग? थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।